बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपने समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं। किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज और जिनकी शेप्स डिफरेंट हैं, वो आपस में मिक्सअप होते हैं, और वो मिक्सअप होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज और शेप्स सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि एस ऑर्बिटल, जैसा कि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, उसकी शेप स्फीयर जैसी होती है। इसी तरह से पी ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हैं कि पी ऑर्बिटल की शेप डंबल जैसी होती है। ठीक है, अब जरा गौर करना है, एस ऑर्बिटल की शेप अलग है, पी ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर एक एस ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल है, ये आपस में मिक्सअप होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्सअप होते हैं तो इनके मिक्सअप होने से एक नए ऑर्बिटल का सेट बनता है। एक सेट बनता है जिसमें न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। उन तमाम ऑर्बिटल की जो है वो शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। The process of mixing of atomic orbitals having different energy and shapes। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी कुछ और है, इसकी एनर्जी कुछ और है, थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जीज का, और शेप भी अलग है, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, और एक नए ऑर्बिटल का सेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कहते हैं। एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। देखिए यहां पर लिखा हुआ है sp3, क्या मतलब है? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। अगर sp3 ना होता, फॉर एग्जाम्पल sp2 लिखा होता, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। अगर सिर्फ sp लिखा होता तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो होपफुली बात आपको समझ आ रही होगी कि sp3 एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, और ये टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं कितने बनते हैं? 4। ठीक है, हम यहां पर इसको समझ लेते हैं कि ये देखिए कि ये एक s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये टोटल 4 ऑर्बिटल है। ये जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने से 4 ही नए ऑर्बिटल का सेट बनता है। जब 4 नए ऑर्बिटल बन जाते हैं इन 4 ऑर्बिटल के मिलने से, जिसमें एक s और 3 p हैं, तो इस तरह से जो सेट बना है इसमें हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। और हर ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को sp3 कहेंगे क्योंकि इस ऑर्बिटल के अंदर s करैक्टर भी होगा और इस ऑर्बिटल के अंदर p करैक्टर भी होगा। क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं, तो जाहिर है जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसमें s करैक्टर भी मौजूद होगा और p करैक्टर भी मौजूद होगा। ठीक है, तो लिहाजा इसमें हर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा?
sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। इसी तरह से इसको भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे, इसको भी sp3 कहेंगे, इसको भी, मतलब तमाम ऑर्बिटल्स जो है, हर ऑर्बिटल sp3, क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर s करैक्टर भी मौजूद है और p करैक्टर भी मौजूद है। तो अभी हमने समझा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, तो हमने इसके बारे में क्या कहा, sp3 से आपने समझ जाना है कि एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p मिले, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 s orbital and 3 p orbitals are mixed together to form a set of 4 new sp3 hybridized orbitals is called sp3 hybridization। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिख दी गई, एक डेफिनेशन की फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया गया है। अब जाहिर है कि ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे हो रही होगी, ये सारा प्रोसेस जो है समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाएंगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल, तो फिर आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करना। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल फैशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उससे जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, जब वो ऑर्बिटल का एक नया सेट बनता है, चूंकि 4 ऑर्बिटल मिले हैं, ठीक है, इनसे 4 नए ऑर्बिटल का एक सेट बना है। अब जो 4 ऑर्बिटल बने हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड होते हैं। अब टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपके सामने एक शेप है जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इस तरह की शेप होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको मैं अगर यूं लिखूं तो ये देखें, एक इस तरह से वी टाइप बन रहा है, किस तरह से, ये टेट्राहेड्रल शेप है जो आपके सामने मौजूद है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप को। ठीक है, इस तरह की शेप बन जाती है। अब इसमें एक ऑर्बिटल ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, बीच में अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दोबारा बताते हैं इसके बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिल जाएंगे, वो चारों ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज होंगे, वो एक टेट्राहेड्रल शेप में सारे ऑर्बिटल अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद जब अरेंज हो जाते हैं तो इनके दरमियान जो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। ठीक है जी, उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं इस बात को लेकर। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद इसके अंदर हर ऑर्बिटल के अंदर s करैक्टर कितने परसेंट होगा, p करैक्टर कितने परसेंट होगा, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। जरा गौर करना है आपने इस बात पे कि इसमें s सिर्फ 1 है और p कितने हैं, 3 हैं। लिहाजा इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो p ऑर्बिटल्स की है। चूंकि 3 p ऑर्बिटल हैं और s ऑर्बिटल सिर्फ 1 है, टोटल 4 में से s कितना है, सिर्फ 1, मतलब 25%, और ये कितना है, 75%। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, उसमें से s कितना है, 1, तो अगर आप 1/4 करते हैं तो 1/4 कितना परसेंट बनेगा, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कितने परसेंट बनेगा, ये 25%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25% और ये कितने, 75। तो लिहाजा ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, मतलब जो सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल बनेगा, इस सेट के अंदर आप गौर करें कि हर ऑर्बिटल के अंदर s करैक्टर कितना होगा, 25%, और p करैक्टर कितना होगा, 75%। ठीक है, अब आप इसको होपफुली बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स का सेट बना है उसके अंदर s करैक्टर भी मौजूद है, मतलब s की करैक्टर भी है, s की प्रॉपर्टीज भी हैं और p की प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन परसेंटेज में फर्क है कि s करैक्टर जो है वो 25% होगा और p करैक्टर कितना होगा, 75%। ठीक है, अब ये सब जो प्रोसेस हो रहा है
जाहिर है किसी मॉलिक्यूल में हो रहा होगा, किसी एटम में हो रहा होगा, किसी जगह पर हो रहा होगा ना। चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जाहिर है कि हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ये भी प्रोसेस जो हाइब्रिडाइजेशन का है यकीनन कहाँ पर हो रहा है, एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो फिर आपको होपफुली बात अच्छी समझ आ जाएगी। हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन की एग्जाम्पल लेते हैं। और मीथेन में याद रखना ये फार्मूला CH4 है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला तो आपको पता चल गया कि मीथेन का फार्मूला CH4 है। अब आपने सिलेक्शन करनी है हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो पता चलाने के लिए सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है कि मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है। अगर आप गौर से देखें कि सेंट्रल एटम क्या है इसमें CH4 में, मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसे ही बनाता हूँ तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंट्रल एटम कौन बनेगा, कार्बन बनेगा। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है। जो सिंगल एटम है उसके बाकी एटम ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वो ही सेंट्रल एटम होगा। और हाइड्रोजन तो वैसे भी सेंट्रल एटम कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हाइड्रोजन किसके साथ है, कार्बन के साथ, तो सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए मैंने क्या बताया है कि किसकी सिलेक्शन कर लेनी है, सेंट्रल एटम की। तो आप सिलेक्शन कर चुके हैं कि सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम। अगर मैं और भी एग्जांपल्स दूं, मैं कहूं भाई देखें ये आपके सामने फॉर एग्जांपल 5 एटम है, टोटल 5 एटम है, इसमें से ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन है, तो पता है सेंट्रल कौन है, सेंटर में तो ये आएगा ना। ठीक है ना, सेंटर में ही आएगा, ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो है कार्बन है यहाँ पर। अब सेंट्रल एटम अगर कार्बन है तो हम कार्बन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर ही बेस करेगी। मतलब ये हुआ कि जब आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आएगी, कोई आपके सामने मॉलिक्यूल आएगा, उस मॉलिक्यूल में आपने किसकी सिलेक्शन करनी है, सेंट्रल एटम की। और आपने इस बात को ज़हन में रख लेना है कि हाइब्रिडाइजेशन किस पर बेस करती है, सेंट्रल एटम पर। ठीक है, अब सेंट्रल एटम पर अगर हाइब्रिडाइजेशन बेस करती है तो सेंट्रल एटम की हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। ज़ाहिर इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का किस मॉलिक्यूल के अंदर किस एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसका पता चलाने का तरीकाकार होगा, तो वही तरीका आपको सिखाया जा रहा है। सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जा चुकी है और यकीनन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर भी सकते हैं। अब जरा गौर करना है आपने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 1s2 2s2 फिर 2px1 2py1 2pz। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, यहां पर जाहिर है हम जो वैलेंस शेल है उसी को यहां पर हम लिखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, s जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं s ऑर्बिटल में। फिर px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में। इसको हम कहते हैं ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। देखिए जब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलता है, यानी कार्बन, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, कार्बन एक कार्बन एटम है और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब ये मिले हैं, जब बॉन्डिंग हुई है, तो बॉन्डिंग होने से पहले, इस वक्त तो बॉन्डिंग हो चुकी है, CH4 में बॉन्ड बना हुआ है, हम अब उसकी जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम बात करते हैं कार्बन जो है जिसने बॉन्ड बनाने से पहले, जब हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन ने क्या किया होगा, कार्बन जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आया होगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, जब उसको एनर्जी मिले। देखिए इस वक्त ग्राउंड स्टेट है, बिल्कुल ऐसी बात है कि आप अगर नॉर्मल कंडीशन में हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट जो है वो हार्ट हैं और आपके माइंड में किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी से लड़ाई करें, झगड़ा करें। और अगर आपको कोई आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए या आपको कोई कुछ बोल दे और फिर आपको एकदम गुस्सा आ जाए, तो जब गुस्सा आएगा तो उसके लिए आप किसके लिए तैयार हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो गुस्सा आने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी भर जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा है, कार्बन एटम जब बॉन्डिंग के लिए तैयार होगा, जब बॉन्डिंग करने जाएगा, तो पहले कार्बन के लिए क्या जरूरी है
कि कार्बन को एनर्जी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। तो जब उसको एनर्जी देते हैं, जैसे उसको एनर्जी मिलती है तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहाँ चला जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी। अब आप खुद देखें इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, कौन सी स्टेट है ये, एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या हो गई, कार्बन की ग्राउंड स्टेट, और ये कार्बन की होगी एक्साइटेड स्टेट। और जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब ये जब ये बॉन्डिंग करेगा तो इस वक्त इसके कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व आपको नजर आ रहे हैं। इसके जो ऑर्बिटल हैं उनमें से एक एस ऑर्बिटल, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। इससे बात हमें समझ आ गई कि जो कार्बन है उसका यानी कि उसकी ऑर्बिटल जो है ये क्या होंगे, जो मिक्सअप होंगे, मिक्सअप होकर आपस में नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उनमें से एक एस ऑर्बिटल है और 3 क्या है, पी ऑर्बिटल। तो लिहाजा इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गई तो इस तरह से कार्बन जो है, इस मीथेन में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो वो ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मजीद बताना चाहता हूँ कि जब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब ये ऑर्बिटल चारों हाइब्रिडाइज्ड हो गए, हर ऑर्बिटल क्या कहलाता है, sp3। हर ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इन ऑर्बिटल के साथ आकर कौन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आकर ओवरलैप करेगा। जरा तवज्जो यहाँ रहे, देखें इस जगह पर आकर जो है ये हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ रहा है। चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये आप जानते हैं। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, जो कि कौन से ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में। तो यहाँ हाइड्रोजन की तादाद टोटल 4 है। ठीक है, हर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो मीथेन है इसके अंदर जो हम कार्बन की हमने इसको डिस्कस किया कि सबसे पहले क्या होता है, इस मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है वो हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी कि मीथेन के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल जब उसके आप हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करते हैं तो आप सेंट्रल एटम की सिलेक्शन कर लेते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, सेंट्रल एटम की। जो सेंट्रल एटम है जब वो क्या हो जाता है, सेंट्रल एटम जब हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसके बाद बाकी एटम आते हैं, आकर उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो लिहाजा ये आपने सीख लिया कि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चूंकि इसके एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ये sp3 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं। बन जाने के बाद हर ऑर्बिटल के साथ कौन आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप जरा गौर करें, यहाँ पर देखें ये कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है। जरा गौर करना, उसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ रहा है। तो ये CH4 है, ये CH4 की टेट्राहेड्रल शेप आपको नजर आ रही होगी। ये जो शेप है इसको इतने अच्छे अंदाज से आप बोर्ड पर नहीं ड्रॉ कर सकते, थोड़ा मुश्किल है। तो इसी वजह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है। अगर मैं आपको वैसे भी बनाकर बता सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जरा गौर करना, ये मेरे पास मार्कर हैं, मैं इनसे भी टेट्राहेड्रल शेप बनाता हूँ। देखें ये टेट्राहेड्रल शेप इस तरह की होती है, या फिर हम एक सैंपल इसको देख लें, ये वही है। देखें इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें आप दोनों को मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें इसी तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट में रिव्यू कर देता हूं ताकि बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी रखने वाले, शेप रखने वाले ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी शेप सेम होती है। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें आज हमने
टाइप जो पढ़ी है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होकर 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये चारों ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। फिर हमने इसको फर्दर पढ़ा कि ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 25% s करेक्टर होता है, 75% p करेक्टर होता है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े तो हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल ले ली। किसकी एग्जाम्पल ले ली? मीथेन की। अब मीथेन को जरा गौर से देखिएगा कि मीथेन में जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें सिलेक्शन कर लेते हैं सेंट्रल एटम की, ये कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद इसकी एक्साइटेड स्टेट है जब ये बॉन्डिंग के लिए तैयार होता है। जब एक्साइटेड स्टेट के बाद हम देखते हैं कि कितने ऑर्बिटल कार्बन के इन्वॉल्व हैं। नजर आ रहा है कि इस कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 4 है, एक s 3p। जब एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, जो बात हम पहले कर चुके हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। हर ऑर्बिटल क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। और उसके बाद जो है इसमें शेप क्या होगी? मतलब ये ऑर्बिटल अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद बॉन्ड एंगल इनके दरमियान जो एंगल बनता है 109.5 डिग्री है। अब होपफुली आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा, लेकिन हमने अभी इसके और टाइप्स पढ़नी है, sp2, sp, और फिर हम उसमें मजीद आपको एग्जांपल्स देंगे और ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। मुश्किल नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।